मैनवाहिम एब्डोमिनल पार्ट ऑफ एसोफेगस मींस डायाफ्राम से पायलस करके नीचे एसोफेगस आई और आगे वो स्टमक को आगे बन गया। तो दिस इज़ द 1.25 सेंटीमीटर लेंथ जो कि हम डिस्कस करेंगे। ये डायाफ्राम का लेवल है T10, कार्डियक ओपनिंग का लेवल है T11, तो दिस 1.25 सेंटीमीटर इज़ इन्वॉल्व। ये साइट है पोर्टोसिस्टामिक एनास्टोमोसिस की, यानी कि पोर्टल वेन्स और सिस्टामिक वेन्स यहाँ पे मिलती हैं। तो हमने पढ़ा था कि पोर्टल हाइपरटेंशन में क्या होता है कि ब्लड इनमें ज़्यादा आता है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, एसोफेगियल वेरिसेस होंगी, और अगर ये वेन्स रप्चर हो जाएं ज़्यादा प्रेशर से तो हेमाटोमेसिस होगी, यानी कि खून की उल्टियाँ आएंगी। नेक्स्ट ये कि एंटीरियरली इसके जो है पेरिटोनियम की कवरिंग होती है और इसके लेफ़्ट साइड पे होती है। इसकी नर्व सप्लाई गैस्ट्रिक की तरह, यानी कि राइट और लेफ़्ट वेगस नर्व्स। इसकी अगर डायलेशन हो जाए एसोफेगस की ड्यू टू न्यूरोमस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन, तो इसे कहते हैं एक्लेजिया कार्डिया, और इससे क्या डिस्फेगिया ऑफ फूड, क्योंकि खाना आगे जा ही नहीं सकेगा, और यहाँ पे अगर इकट्ठा हो जाए या फर्मेंटेशन हो तो मुंह से बदबू आती है। सेकेंडली यहाँ पे आगे क्या है, स्टमक है, स्टमक में HCl और पेप्सिन है, और अगर यहाँ से HCl पेप्सिन ऊपर आए तो यहाँ के सेल्स क्या होंगे, पहला चेंज कि वो जो है अपना स्क्वेमस एपिथेलियम रिप्लेस कर देंगे कोलमनर एपिथेलियम से, उससे हो जाएगी पैरेट्स एसोफेगस। और अगर मज़ीद चेंज आए, डिस्प्लेजिया हो, सेल्स माइटोसिस करना शुरू कर दें, तो यहाँ पे क्या होगा, एसोफेगियल कार्सिनोमा होगा, एंड दिस इज़ द कॉमनेस्ट साइट ऑफ एसोफेगियल कार्सिनोमा। थर्डली ये 7 ट्रैकिया है, अगर इन दोनों के दरमियान में ओपनिंग हो जाए तो क्या होगा कि खाने की चीज़ें ट्रैकिया में जाएंगी, जिससे एस्पायरेशन नमूनिया हो जाएगा। तो दिस डिफॉर्मिटी इज़ ट्रैकियो एसोफेगियल फिस्टुला। और लास्टली अगर ये डायफ्राम जो है तंग हो जाएगी तो इसमें क्या होगा, खाना सही तरह जा नहीं सकेगा, तो इसे क्या कहेंगे, एसोफेगियल स्टेनोसिस। नेक्स्ट स्टमक में आते हैं, तो फर्स्टली इसके पार्ट्स क्या हैं, ये देखो, एक है इसकी ये एंटीरियर सरफेस, वो है पोस्टीरियर सरफेस नीचे वाली, इसकी ये है लेसर और ये है ग्रेटर कर्वेचर। अब जो लेसर कर्वेचर है, और ये क्या है, इसके 2 ओरिफिस हैं, कार्डियक ओरिफिस, पाइलोरिक ओरिफिस। अब ये जो लेसर कर्वेचर है उसमें ये एक थोड़ी सी जो एंगुलेशन है, जिसे कहते हैं एंगुलर नोच या इंसिज्यूरा एंगुलरस। इस एंगुलर नोच से एक इमेजिनरी लाइन ग्रेटर कर्वेचर की तरफ डाउनवर्ड बनाएं तो ये पार्ट डिवाइड कर देती है स्टमक को कार्डियक पार्ट और पाइलोरिक पार्ट में, ठीक है। अब ये जो कार्डियक है ना हमारा ओरिफिस, यहाँ से एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएं तो इस लाइन से अपवर्ड पार्ट इज़ द फंडस ऑफ द स्टमक एंड डाउनवर्ड पार्ट इज़ द बॉडी ऑफ द स्टमक। और ये जो पाइलोरिक पार्ट है, अब यहाँ पे देखो, ये टोटल 10 सेंटीमीटर लंबा है, तो ग्रेटर कर्वेचर में एक यहाँ इमेजिनरी ग्रूव होती है, तो उससे ही डिवाइड हो जाता है प्रॉक्सिमल 7.5 सेंटीमीटर पार्ट, जिसे पाइलोरिक एंट्रम कहते हैं, और डिस्टल 2.5 सेंटीमीटर, जिसे पाइलोरिक कैनाल कहते हैं। और यहाँ पे क्या है, पाइलोरिक ओरिफिस होता है। अब इसे डिटेल से पढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखें, स्टमक को गैस्ट्रो या वेंट्र कहते हैं, किस रीजन में होता है, ये एपिगैस्ट्रिक, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल और अम्बलाइकल, इन 3 रीजन्स में ये लाई करता है। आगे वो कहता है कि ये एम्प्टी हो तो जे शेप्ड होता है, यानी वर्टिकल होता है इस तरह से। अगर इसमें कुछ खाना आ जाए तो कुछ डिस्टेंटेड हो जाता है और कुछ पायरीफॉर्म शेप में आ जाता है, और ओबीज पेशेंट्स में तो ये तकरीबन हॉरिजॉन्टल होता है। इसकी कैपेसिटी जो है ये बर्थ के वक्त 30 मिलीलीटर, प्यूबर्टी हो जाए तो 1 लीटर तक, और एडल्ट्स में तो 1.5 से 2 लीटर तक ले सकता है, और ये 25 सेंटीमीटर लंबा है। इसके ओपनिंग्स में हमने बात की, कार्डियक ओरिफिस होता है और पाइलोरिक ओरिफिस होता है। कार्डियक T11 के लेवल पे होता है, और ये 2.5 सेंटीमीटर जंक्शन से था, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर के लेवल पे था। और ये केस का एविडेंस क्या है कि इस पर पाइलोरिक एक स्टेनोस्फिंक्टेरिक एक्शन तो होता है, लेकिन फिजिकली यहाँ पे जब हमें पास की गई अंदर ट्यूब्स तो कोई नज़र नहीं आया स्फिंक्टर। जो पाइलोरिक ओरिफिस है ये L1 के लेवल पे होता है, सो दिस इज़ T11, दिस इज़ L1। ये मिड लाइन से 2.5 सेंटीमीटर के लेवल पे और ये 1.2 सेंटीमीटर के लेवल पे है। और ये इसके कर्वेचर जो है, लेसर कर्वेचर जो है ये कनकेव होता है, ग्रेटर कर्वेचर कन्वेक्स होता है। ये राइट बॉर्डर है, ये लेफ़्ट बॉर्डर है। ये जो है इसमें क्या है, लेसर ओमेंटम बनती है, जहाँ पे इसकी दोनों जो है कवरिंग्स आती हैं, और यहाँ पे ग्रेटर ओमेंटम बनती है। तो ये ओमेंटा कुछ इस तरह से हैं, हम यहाँ पे देखते हैं, ये देखो, ये है स्टमक, तो ये है ऊपर जहाँ पे मिल रहे हैं दोनों, दिस इज़ द लेसर ओमेंटम एंड दिस इज़ द ग्रेटर ओमेंटम। तो यहाँ पे इसके अलावा उसकी सैक्स हैं, दिस इज़ द लेसर ओमेंटम एंड दिस इज़ द ग्रेटर ओमेंटम। ये हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा,
तीसरी बात ये कि इसका जो एंगुलर नोच है इंसिज्यूरा एंगुलरिस, दिस इज़ द मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द ग्रेटर कर्वेचर। सरफेसेस एंटीरियर और पोस्टीरियर थी। पार्ट्स हमने इसकी बात कर ली है, फंडस वगैरह की। अच्छा, बॉडी में क्या होता है, इसमें म्यूकस सेल्स होते हैं, पेप्टिक सेल्स होते हैं, पेराइटल सेल्स होते हैं, जो कि हमें पता है HCl और पेप्सिन वगैरह सिक्रेट करते हैं। पाइलोरिक एंट्रम और पाइलोरिक कैनाल के दरम्यान एक सल्कस इंटरमीडिएट होता है ग्रेटर कर्वेचर पे, जो कि इनकॉन्स्टेंट सल्कस होता है और ये 7.5 और 2.5 सेंटीमीटर को सेपरेट करता है आपस में। रिलेशंस इसके पेरिटोनियम क्या है कि लेसर कर्वेचर पे लेसर ओमेंटम बनती है, ग्रेटर कर्वेचर पे ग्रेटर ओमेंटम बनती है। फंडस और जो है इसके अलावा यहाँ पे देखते हैं हम दोबारा कि देखो ये एक तो ये स्टमक की जो डायफ्राम है इसके साथ बनेगा, तो यहाँ पे क्या बनाएगा, गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट, और ये सप्लीन के साथ कुछ थिकनिंग बनाएगा तो उसे क्या कहेंगे, गैस्ट्रोसप्लीनिक लिगामेंट। तो इसमें ये 2 लिगामेंट्स होते हैं इसके लेवल पे। और इसके अलावा बेयर के कुछ जो है स्टमक डायरेक्टली डायफ्राम के साथ कॉन्टैक्ट में होता है। और दूसरी बात ये कि जहाँ पे स्टमक जो है इसकी जो लेयर्स होती हैं, मतलब जो पेरिटोनियम लेयर्स हैं, वो इसको इन्वेलप करती हैं। जैसे ये देखो, ये एक स्टमक है, इस पे 2 पेरिटोनियल लेयर्स यहाँ पे आ रही हैं और फिर यहाँ पे आके वो आपस में मिल जाती हैं। तो जहाँ पे वो मिलती हैं तो दरमियान वाले एरिया में तो कोई लेयर नहीं ना आती, क्योंकि यहाँ से कुछ फासले पे मिली हैं। तो ये जो दरमियान वाला एरिया होता है इसे भी बेयर एरिया कहते हैं। तो बेयर एरियाज़ क्या हैं, एक तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद डायफ्राम और दूसरा जहाँ पे जो ग्रेटर और लेसर कर्वेचर्स उनके साथ पेरिटोनियल रिफ्लेक्शंस मिलते हैं। विजुअल रिलेशंस क्या है कि इसके क्या है, एंटीरियर सरफेस में होता है लीवर होता है, आगे साइड्स पे डायफ्राम होती हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, देखो लीवर हुआ आगे, दोनों साइड्स पे इसके डायफ्राम हुई, ये नीचे से ट्रांसवर्स कोलोन आ गई और आगे क्या है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है, वो उन सबको कवर कर रही है। फिर ये जो कोस्टल कार्टिलेजेस हैं इनके दरमियान कौन से मसल्स हैं, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो डायफ्राम से ऊपर ये किसे कनेक्ट कर रही है, यहाँ पे क्या है, दिल है और यहाँ पे लंग्स हैं, तो उनके साथ भी इसका रिलेशन आ गया। विजरस के रिलेशन पढ़ रहे हैं ना। ये जो लोअर पार्ट है ना प्लूरा का, और यहाँ पे देखो डायफ्राम, तो यहाँ पे एक स्पेस होती है जिसे कहते हैं ट्रॉबेस स्पेस। यहाँ पे परकशन करते हैं तो ये रेजोनेंट होता है, लेकिन अगर यहाँ पे प्लूरल एफियन हो जाए यहाँ पे, या फिर सप्लीनिक इनलार्जमेंट हो जाए तो फिर ये डल हो जाता है। तो उसमें भी ये देखते हैं। इसमें स्ट्रक्चर्स एट द बेड ऑफ द स्टमक, दिस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखें, सबसे पहली बात ये कि यहाँ पे क्या होती हैं, किडनी, लेफ़्ट किडनी और लेफ़्ट सुप्रारीनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें याद कर लेना है। लेफ़्ट किडनी, लेफ़्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, ये क्या है, पैंक्रियाज। ये सप्लीन तो नहीं होती क्योंकि दरमियान में ओमेंटम होती है, लेसर ग्रेटर सैक होती है। और दूसरी बात, सप्लीन तो नहीं लेकिन सप्लीनिक आर्टरी और कोलोन का सप्लीनिक फ्लैक्चर होता है यहाँ पे। तो जब कोलोन होगी तो ट्रांसवर्स मेसोकोलोन भी होगी और ऊपर से डायाफ्राम। तो ये जो सब चीज़ें हैं मिलके बनाती हैं बेड ऑफ स्टमक, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लड सप्लाई हम बात कर चुके हैं कि राइट और लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज होती हैं, गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरीज होती हैं, जो कि ये सब सीलिएक से आ रही थी, ठीक है। लिम्फेटिक ड्रेनेज में क्या होता है कि ये देखें, हमने इमेजिनरी ये पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जो है हमारा ये लेफ़्ट पार्ट 2 में डिवाइड है और राइट पार्ट पूरा एक ही में है। जो लेफ़्ट पार्ट है उसमें 1/3 जो अपर रीजन होता है वो ड्रेन करता है पैंक्रियाटिको सप्लेनिक नोड्स में, और पैंक्रियाटिको सप्लेनिक नोड्स आगे से ये सीलिएक नोड्स में ड्रेन करते हैं। लोअर जो पार्ट है वो ड्रेन होता है राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक नोड्स में, और ये आगे से आके ये पाइलोरिक नोड्स में ड्रेन कर देते हैं। जो है राइट साइड यहाँ के सब ड्रेन करते हैं जो है लेफ़्ट गैस्ट्रिक नोड्स में, और ये भी सीलिएक में ड्रेन करता है। पाइलोरिक रीजन या तो ये पाइलोरिक नोड्स में ही आता है या फिर ये भी हिपैटिक नोड्स में चला जाता है, और फिर यहाँ से हिपैटिक नोड्स भी सारा ड्रेन करता है सीलिएक नोड्स में। सो हर किस्म की ब्लड सप्लाई आई इन हमारे हेड नोड्स में, सीलिएक नोड्स में। सीलिएक नोड से जो है इंटेस्टिनल निम्फ ट्रैक्ट लेके गई है, उसे इस एंड पे सिस्टर्ना काइलाई की तरफ लेके चली गई है। नर्व सप्लाई में इसकी सिंपैथेटिक नर्व्स क्या हैं, T6 से T10, और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व है वो वेगस नर्व होती है। और ये हमें याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि मतलब सिंपैथेटिक जो सिस्टम है वो स्टमक को क्या कहता है कि भाई तुम काम ना करो, तो ये सारा कुछ काम इनहिबिट करेगा
और जो इतने सारे ऑरिफिस हैं उन्हें बंद करा देगा, ताकि डाइजेशन पे तब काम ना लगे, क्योंकि हमें तब एक्सरसाइज की ज़रूरत है, तब दिल को ज़्यादा काम करना है, लंग को ज़्यादा करना है, ब्रेन को ज़्यादा करना है। और जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो इन सबको एक्टिवेट कराएगा और जो इसके सारे ऑरिफिस हैं उन्हें बंद करवाएगा। जो एंटीरियर वेगस नर्व है, जो लेफ़्ट वेगस नर्व है, वो एंटीरियरली गैस्ट्रिक नर्व के तौर पे काम करती है, और जो राइट वेगस नर्व है वो इसको पोस्टीरियरली सप्लाई करती है। लेफ़्ट वेगस पाइलोरिक और गैस्ट्रिक ब्रांचेस दे देती है, ठीक है, और जो राइट वेगस है वो गैस्ट्रिक और एक सीलियक ब्रांचेस देती है। इसकी गैस्ट्रिक ही पाइलोरिक रीजन को भी सप्लाई करती हैं। एंटीरियरली क्या है कि इसमें म्यूकोजा होता है, जिसमें ये रुगाए होते हैं, स्ट्रक्चरल फोल्ड्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, जो ये यहाँ पे देखो, ये जो रुगाए हैं ये यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल है लेसर सैक पे, जिसे कहते हैं गैस्ट्रिक कैनाल या मेजेंट्रेजे, और ये ज़्यादा वल्नरेबल है क्योंकि अक्सर लिक्विड जो हैं वो यहीं से सीधा जाते हैं, तो जितने कोल्ड ड्रिंक्स और ये सारी स्पाइसी फूड्स यहाँ पे कांटेक्ट करती हैं, तो जिस वजह से इस पर इरिटेशन ज़्यादा होती है। और दूसरी यहाँ पे गैस्ट्रिक जो है अल्सर्स भी होते हैं, और इसकी वजह क्या है कि यहाँ का जो म्यूकोजा है वो फ्रीली मोबाइल नहीं करता, एपिथेलियम बहुत थिन है, नर्व सप्लाई बहुत अबंडेंट है और ब्लड सप्लाई बहुत कम है, वरना ब्लड यहाँ से ले भी जाता। तो यहाँ पे अब जो सारे ड्रिंक्स हैं उनकी इंसर्ट्स यहाँ पे ज़्यादा होगी, और दूसरी ये शॉर्टर इन लेंथ है ना, वहाँ तो इतना लंबा पाथ कवर करना पड़ता है, और इन्फेक्शन जैसे H. pylori उसके इन्फेक्शन के भी ज़्यादा चांसेस हैं, तो यहाँ पे गैस्ट्रिक अल्सर्स के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जो है हमारी इसके अलावा बाकी क्या है, इनमें दरमियान में चूँकि ग्लैंड्स भी हैं, वो HCl वगैरह भी सिक्रेट करना है, तो यहाँ डिप्रेशंस होती हैं जिन्हें गैस्ट्रिक फिट्स कहते हैं। इसके अलावा उसके जो है इन सब के नीचे क्या होगा, म्यूकोजा के नीचे सब म्यूकोजा होगा, नीचे मस्कुलर कोट होगा, और फिर नीचे एंड पे क्या होगा, हमारा सीरस कोट होगा। मस्कुलर कोट में क्या होता है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर है, मिडल सर्कुलर लेयर है, और सबसे इनर लेयर कैसी है, ओब्लिक, और इनर मोस्ट ओब्लिक लेयर होती है। यहाँ पे फंक्शंस हमें करने की ज़रूरत नहीं, खाना डाइजेस्ट कराते हैं, HCl होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज़ कराता है, ब्ला ब्ला ब्ला। पेप्टिक अल्सर, साइट्स ऑफ पेप्सिन एंड जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नेमली द स्टमक, इस जगह पे होते हैं, और पेप्टिक अल्सर बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या आते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर्स आते हैं, ड्यूडेनल अल्सर्स आते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर्स अभी हमने देख लिया, और अगर ड्यूडेनल अल्सर हो तो वो भी इसी में इंक्लूड होते हैं। कार्सिनोमा जो है ये ग्रेटर कर्वेचर पे ज़्यादा होता है, ठीक है, इस जगह पे जो डिस्प्लास्टिक चेंजेस आता है, म्यूटेशन होती है, तो इसकी वजह से क्या है, जब कार्सिनोमा होता है तो यहाँ के जो ड्रेनेज है ना वो सीधा जाती है, ये ऊपर जो क्लैविकल है ना, इसके ऊपर वाले नोड्स, इन्हें कहते हैं विशुअस नोड, तो सुप्रा क्लैविकुलर नोड्स जो हैं वो स्वेल कर जाते हैं गैस्ट्रिक कार्सिनोमा में। इस साइन को कहते हैं ट्रोजर साइन। और हाइपोस्थेनिक स्टमक हो तो इसका मतलब है कि गैस्ट्रिक अल्सर वो ज़्यादा कराएगा, और अगर हाइपरस्थेनिक स्टमक होगा तो वो ज़्यादा ड्यूडेनल अल्सर्स कराएगा। ये हमने कहा था कि पाइलोरिक जो है हमारा ओरिफिस है उसकी एथनिसिटी, उसका वो कितनी हार्डनिंग है उस पर डिपेंड करता है। ये इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट है कि 25 सेंटीमीटर लॉन्ग 3 ही चीज़ें हैं, एसोफेगस, यूरेटर और ड्यूडेनम। इंटेस्टाइन में आते हैं तो सबसे पहली बात ये कि हमारी यहाँ पे आती है ड्यूडेनम, उसके बाद जेजुनम, फिर इलियम। ड्यूडेनम में क्या होता है, फर्स्ट पार्ट इज़ 5 सेंटीमीटर, देन 7.5, 10 एंड 2.5 सेंटीमीटर। इसे इंचज़ में भी याद कर सकते हैं, 2 3 4 1 1 2 3 4 इंच। ये इसका जो है पार्ट फिक्स्ड होता है ड्यूडेनम का, इसके दोनों एंड्स के अलावा सारी रेट्रोपेरिटोनियल है पेरिटोनियम के पीछे फिक्स्ड है। इसकी लेंथ 6 मीटर होती है। इसकी औरतों में कम लंबा है, उससे ज़्यादा मर्दों में, उससे ज़्यादा मुर्दों में यानी कैडावर्स में होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, सर्कुलर फोल्ड्स होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के, जिन्हें कहते हैं प्लाइका सर्कुलरस, और ये क्या है, इस तरह से हैं, ये देखो, ये सर्कुलर फोल्ड्स, ये इन सबको कहते हैं प्लाइका सर्कुलरस, और ये ड्यूडेनम में ज़्यादा होंगे, जितना जेजुनम इलियम में जाएंगे कम होते जाएंगे। और क्या होते हैं इनमें, इंटेस्टाइनल वेलाए होते हैं, तो ये 102 मिलीमीटर लंबाई होते हैं। ये देखो इस तरह से ये वेलाए होते हैं, और इनके दरमियान वाले एरिया को कहते हैं क्रिप्ट्स। क्रिप्ट्स में सेल बनते हैं, वो ऊपर आते जाते हैं, ऊपर से आके रिलीज़ होते जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि 2 से 4 दिन में कंप्लीट एपिथेलियल लाइनिंग रिप्लेस होती है और नए सेल्स आते रहते हैं। तो ये इन ग्लैंड्स को क्या कहते हैं, सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स या ग्लैंड्स ऑफ लेबरक्यूहेन। और ये जो न्यूमरस जो विलाएँ हैं ये इंक्रीज़ करते हैं सरफेस एरिया को 8 टाइम्स। ड्यूडेनम जेजुनम में स्मॉल होते हैं और लार्ज और न्यूमरस होते हैं, और इलियम में स्मॉल और फ्यू होते हैं।
नेक्स्ट इनमें क्या होता है, ये देखो लिम्फेटिक फॉलिकल्स होते हैं। एक तो हमने पढ़ा ना, ये जो विलाय होते हैं इनमें लैक्टियल्स होते हैं जो कि फैट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे लिम्फेटिक फॉलिकल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं पियर्स पैचेस, एग्रीगेटेड लिम्फेटिक फॉलिकल्स को। ये लार्जेस्ट और मोस्ट न्यूमरस होते हैं आइलियम में और मोस्ट न्यूमरस होते हैं प्यूबर्टी के लेवल पे। ब्लड सप्लाई इसकी हमने देख ली हुई है, किससे आती है, सुपीरियर मेसेंटेरिक से। लिम्फेटिक्स इसकी सर्कुलर कोर्स कवर करती हैं वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में। नर्व सप्लाई इसकी भी सेम है, पैरासिम्पैथेटिक वेगस और सिंपैथेटिक T9 से T11। इसके अलावा मायोएंटेरिक प्लेक्सेस होते हैं इसमें दो, एक होता है मेसेंटेरिक प्लेक्सेस और एक होता है मायोएंटेरिक प्लेक्सेस। दिस इज़ ऑरबैक प्लेक्सेस, ये होता है मसल्स के दरमियान में, तो इसका काम भी मोटर है। ये GIT की जो मूवमेंट्स है ना उन्हें कंट्रोल करता है। और दूसरा जो प्लेक्सेस है वो सब म्यूकोजल लेयर में होता है, मतलब म्यूकोजा नीचे सब म्यूकोजा, फिर नीचे मसल्स मस्कुलर लेयर होती है। तो मस्कुलर वाली थी मायोएंटेरिक और ये म्यूकोजा वाली है सब म्यूकोजल प्लेक्सेस ऑफ मीजनर्स, और ये सिक्रीशंस और उनकी एब्जॉर्प्शंस को कंट्रोल करता है। ये जो है हमारा आगे इसके फंक्शंस हमें पता हैं। ड्यूडेनम में आ गए तो ड्यूडेनम हमने अच्छी तरह से देख लिया कि ये इसकी लेंथ कितनी थी, 5, 7.5, 10 एंड 2.5। रेट्रोपेरिटोनियल थी, पहला जो 5 सेंटीमीटर है, इसका जो 2.5 सेंटीमीटर शुरू वाला है वो पेरिटोनियम के आगे है, बाकी सारा ये सारा और इसके कुछ सेंटीमीटर सारा पेरिटोनियम के पीछे है। इसके रिलेशंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम इनके जो सारे रिलेशंस हैं ना वो हम इन डायग्राम से ही करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, एंटीरियरली इसके क्या है, ये है ड्यूडेनम, एंटीरियर क्वाड्रेट ऑफ लोब और क्वाड्रेट लोब ऑफ लीवर और गॉल ब्लैडर। पोस्टीरियरली क्या है, ये देखो ये क्या है, बाइल डक्ट, ये है पोर्टल वेन और तीसरी क्या है, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। ये तीनों क्या हो गए पोस्टीरियरली। सुपीरियरली क्या है, इससे ऊपर एपिप्लोइक फोरामेन और इसके इंफीरियरली क्या है, हेड एंड नेक ऑफ पैंक्रियाज। ये हो गए फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के रिलेशन। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, ये देखो इसके एंटीरियरली क्या क्या है, ये देखो आगे एक है ये ट्रांसवर्स कोलोन और उसकी मीज़ोकोलोन, इंटेस्टाइन स्मॉल जो जिजेनम इलियम है उसके लूप्स और लीवर का राइट लॉब, ये तीनों एंटीरियर रिलेशन बनाएंगे। और पोस्टीरियर रिलेशन क्या होंगे, राइट किडनी, राइट रीनल वेसल्स, इंफीरियर वेना कैवा एंड राइट स्वास मेजर, ठीक है। तो ये दोनों पोस्टीरियर और दोनों लेटरल साइड्स पे क्या होते हैं कि जो असेंडिंग कोलोन है ना यहाँ पे देखो, तो उसका क्या है राइट कोलिक, ये राइट कोलिक फ्लेक्सर इसकी लेटरल साइड पे आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखो इसमें मेजर और माइनर ड्यूडेनल पैपिला होते हैं। मेजर 8 से 10 सेंटीमीटर और ये देखो ये जो पैंक्रियाज होती है ना, ये इसकी मेन डक्ट ऑफ, एक है डक्ट ऑफ सेंटरनेराई, ये देती है माइनर ड्यूडेनल पैपिला, ये भी ड्यूडेनम में रिलीज़ करता है पैंक्रियाज को। और यहाँ पे देखो एक मेन डक्ट है जो कि बाइल डक्ट के साथ भी मिलती है, ये वर्सिंग्स जो डक्ट है उसको, और ये खुलते हैं मेजर ड्यूडेनल पैपिला। यहाँ पे जो है स्टमक का पाइलोरिक पार्ट है, ठीक है। तो वहाँ से 6 से 10 जो है 6 सेंटीमीटर से है माइनर ड्यूडेनल पैपिला और 8 सेंटीमीटर के फासले पे, ये 8 से 10 सेंटीमीटर के फासले पे खुलता है मेजर ड्यूडेनल पैपिला, ठीक है, 8 से 10 में। और इसमें हिपैटो पैंक्रियाटिक क्योंकि बाइल भी खुल रही है और ये एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट इसमें ड्रेन करती है। और इसके अलावा इसमें जो है मेजर उसके नीचे एक फोल्ड होता है ड्यूडेनम में, उसे कहते हैं प्लाइका लॉन्गिट्यूडिनैलिस। इसके अब नेक्स्ट पार्ट में आ जाते हैं, सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में देखो ये देखो ये है थर्ड पार्ट। इसके आगे क्या है, रूट ऑफ मेसेंट्री और सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन और आर्टरी मतलब वेसल्स, ये दोनों इसके एंटीरियर पार्ट में हैं। पोस्टीरियर पार्ट में इसके राइट यूरेटर, राइट स्वास, राइट टेस्टिकुलर और ओवेरियन वेसल्स, एओर्टा, इंफीरियर वेना कैवा, ये सब इसके थर्ड पार्ट के पीछे हैं। और ये कि इसके ऊपर क्या है, सुपीरियरली होता है हेड ऑफ पैंक्रियाज विद अनसिनेट प्रोसेस और इसके नीचे क्या होता है, जुजिनम की कोइल्स। तो दिस इज़ द थर्ड पार्ट। और लास्ट में फोर्थ पार्ट हमें पता है वो क्या है कि इस थर्ड पार्ट का ये फोर्थ पार्ट है ना, ये फोर्थ पार्ट है। इसके रिलेशंस क्या हैं, फर्स्टली ये जो रेड से अंडरलाइंड है पोस्टीरियर रिलेशंस, लेफ्ट सिंपैथेटिक ट्रंक, लेफ्ट रीनल आर्टरी, इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन, लेफ्ट कोनेडल वेसल्स, दीज आर द पोस्टीरियर रिलेशंस। एंटीरियर रिलेशंस में क्या आता है, स्टमक और उसकी लेसर सैक, ट्रांसवर्स कोलोन, ट्रांसवर्स मेसोकोलोन। इसकी लेफ़्ट साइड में क्या होता है, किडनी, यूरेटर। इसकी अपर साइड में क्या होता है, पैंक्रियाज का हेड। तो दिस इज़ द फोर्थ।
एंड पे इसका एक लिगामेंट है कि ये जहाँ पे ड्यूडेनम जेजुनम से मिलती है, ये यहाँ पे एक लिगामेंट होता है। देखो इसमें ऊपर स्केलेटल फाइबर्स हैं, नीचे स्मूथ मसल्स और दरम्यान में इलास्टिक फाइबर्स हैं। सो दिस इज़ इलास्टिक और जो फाइबर्स भी है फाइब्रोमस्कुलर बैंड हो गया। और ये क्या कराता है, सपोर्ट करता है ये ड्यूडेनम जेजुनम को। और ये हम क्लिनिकली देखें तो ये वो पार्ट है, जब हम कहते हैं ना अपर जीआईटी और लोअर जीआईटी को डिवाइड करो, तो ये पार्ट जो है अपर और लोअर जीआईटी को डिवाइड करता है, ठीक है। और इसमें एक मसल्स होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, ये डिफरेंट और क्या है, ये कंट्रैक्शन जो है इसकी इंक्रीज़ करती है एंगल जितने ये कंट्रैक्ट होगा ये ऊपर जाएगा तो ये एंगल उतना ज़्यादा हो जाएगा। आर्टीरियल सप्लाई हमने बात कर ली है। सुपीरियर पैंक्रियाटिक और ड्यूडेनल ऊपर से सीलियक ट्रंक से आ रही थी और इन्फीरियर मिडल जो थी ना उससे आ रही थी, सुपीरियर जो है आर्टरी उससे आ रही थी। वीनस ड्रेनेज हमने देख लिया था कि सुपीरियर मेसेंटेरिक पोर्टल और सप्लेनिक वेन तीनों से मिलकर आती है। लिम्फेटिक ड्रेनेज इसके लिए अपनी जैसे पैंक्रियाटिक और ड्यूडेनल आर्टरीज थी तो इसी तरह पैंक्रियाटिक और ड्यूडेनल लिम्फ नोड्स होते हैं। यही भी हिपैटिक नोड्स या सीलियक नोड्स में ड्रेन करते हैं, वो भी इंटेस्टाइनल लिम्फ नोड से सिस्टर्ना काइलाई में आ जाते हैं। अब इसमें क्या है कि इसमें ये सब आम सी बातें हैं। यहाँ पे हम आ जाते हैं जेजुनम और इलियम में। इसमें ऊपर कोई भी ख़ास बात नहीं, इसका मेन डिफरेंस यहाँ पे है। ये देखो इसमें क्या होता है, इनकी लोकेशन क्या है, ये अपर जो है और लेफ़्ट पार्ट में है और ये क्या है लोअर और राइट पार्ट में है। इसकी दीवारें जैसे ड्यूडेनम ज़्यादा वेस्कुलर होती है ना, उसमें विलाय वगैरह भी होते हैं तो वो थिक और मोर वेस्कुलर है। ये जितना दूर जाएगा थिन और लेस वेस्कुलर हो जाएगा। ये वाइड होगा, जैसे ड्यूडेनम में ज़्यादा सरफेस एरिया चाहिए होता है, ये नैरो होगा। इसके जो है सर्कुलर म्यूकोजल फोल्ड्स वो हैं ज़्यादा क्लोज फोल्ड्स होंगे, उसके दूर होंगे। इसके विलाय जो हैं वो लार्ज थिक एबंडेंट हैं, इसमें थोड़े से और थिन हैं। इसके जो है ना पायर्स पैचेस और लिम्फेटिक नोड्यूल्स वो हमने क्या कहा था कि इसमें ज़्यादा होते हैं, इलियम में प्रेजेंट और मोर न्यूमरस होते हैं। अब इसकी मेसेंट्री की बात कर देते हैं। मतलब मेसेंट्री क्या होती है, जो इसको सपोर्ट करती है। मेसेंट्री जो है इनके विंडो क्या होती है मेसेंट्री में कि थिन ट्रांसलूसेंट मेम्ब्रेन होती है जो आर्टरी और वेन के पेयर्स होते हैं ना स्मॉल इंटेस्टाइन को फीड कर रहे हैं उनके दरमियान में। तो इसकी जो मेसेंट्री है उसमें विंडोज़ होती हैं, इसमें फैट ज़्यादा होता है। जो आर्टीरियल आर्केड्स और वेसा रेक्टा जो हैं वो यहाँ 1 और 2 और लॉन्गर हैं। यहाँ पे आर्टीरियल आर्केड्स 3 से 6 हैं और यहाँ वेसा रेक्टा जो हैं वो छोटे हैं। ये आर्टीरियल है और ये वीनस है, डेफिनेटली यू नो दैट। मैकल्स डायवर्टिकुलम क्या होता है, हमें पता है कि जब डेवलपमेंट होती है तो जो मिड गट है वो एक यहाँ पे वाइटिलो इंटेस्टाइनल डक्ट के साथ ये लिंक होती है यॉक सैक के साथ। तो अगर ये रिमेन रहे वहाँ पे तो ये बन जाता है मैकल्स डायवर्टिकुलम और ये किससे कनेक्ट करता है, हमारी अम्प्लाइकस के साथ। ये अब देखो इसका जो है ये डायमीटर ये इसके जितना है बिल्कुल, ये 2-2 का रूल फॉलो करता है। 2% सब्जेक्ट्स में होता है, 2 इंच लंबा होता है, 2 फीट दूर होता है किससे, इलियोसिकल वॉल से। इसका कैलिबर बिल्कुल इलियम जितना और इसका एपेक्स जो है वो फ्री भी हो सकता है और अटैच भी हो सकता है। ये देखो या फ्री होगा या अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में जो कि 1.5 मीटर लंबी होती है और इसमें क्या आती हैं, ये देखें असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन एंड फाइनली द रेक्टम। दिस इज़ 1.5 मीटर लॉन्ग। इसकी लेंथ याद कर लें 12.5, 50, 25, 37.5 सेंटीमीटर। तो ये दोनों मिलके सब मिलके बनेंगी 1.5 मीटर लॉन्ग। यहाँ की कुछ चीज़ें मैं यहीं बता दूँ आपको। ये दरम्यान में जो मस्कुलर ये देखो ये जो लाइंस चल रही हैं ना, इन्हें हम कहते हैं टीनिया कोलाई और ये 3 टाइप्स की होती हैं। टीनिया मीज़ोकोलाई जहाँ पे ये मीज़ोकोलोन जो मेसेंट्री है ना वहाँ पे अटैच जहाँ पे होती है डॉटेड लाइन, दिस इज़ द लाइन ऑफ अटैचमेंट ऑफ टीनिया मीज़ोकोलाई। टीनिया ओमेंटेलिस जहाँ पे ये ओमेंटम के साथ अटैच होगी और टीनिया लिब्रा ये जो एंटीरियरली हर जगह पे नज़र आती है ना, ये जो मेन एक्चुअली में नज़र आ रही है, दिस इज़ द टीनिया लिब्रा। अब इनके साथ ये क्या है, ये फैट्स के कुछ पाउचेस हैं, इन्हें कहते हैं फैट लोब्यूल्स या एपिप्लोइक अपेंडेजेस। अब ये जो है ये देखो ये ज़्यादा छोटे हैं जबकि जो थी जीआईटी तो बड़ी लंबी थी, तो जिसकी वजह से ये सैक्स लाइक अपीयरेंस हो जाती है जीआईटी की, तो इन्हें कहते हैं सैक्स या फिर हॉस्ट्रा। तो अब इसमें देखो इसमें भी ये टेबल ही है और ये मीज़ोकोलाई वाली ये वही बातें हैं जो हमने पीछे कर ली हैं। तो फर्स्टली अपेंडिसेस एपिप्लोइका टीनिया कोलाई सेक्यूलेशंस ये सब स्मॉल में नहीं होती, लार्ज में होती हैं। और स्मॉल में क्या होता है, विलाई ट्रांसफर्स म्यूकोजल फोल्ड्स और पेयर्स पैचेस, ये किसमें है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये लार्ज में एब्सेंट होते हैं, इनमें प्रेजेंट होते हैं।
डिस्टेंसिबिलिटी और डायमीटर, ये लेस डिस्टेंसिबल है और इसका लेस ही डायमीटर है, जबकि लार्ज का हमें पता है मतलब कहाँ जेजनम इस तरह से और ये कहाँ कोलोन इतनी मोटी, ठीक है। और ये ज़्यादातर फ्रीली मोबाइल होती है, सिवाय ड्यूडेनम जो है वो फिक्स्ड होती है और ये ज़्यादातर फिक्स्ड होती है। इसमें क्या होता है, इफेक्ट्स ऑफ इन्फेक्शन इरिटेशन से डायरिया होता है और इसमें ब्लडी डायरिया होता है, डायसेंट्री जिसे कहते हैं। लिम्फ नोड्स इसके हैं, देखो कोलोन से ऊपर जो होगा एपिकोलिक, कोलोन के साथ पैराकोलिक, इंटरमीडिएट जो होता है वो मेन ब्रांचेस ऑफ वेसल्स पे होता है और टर्मिनल जो है सुपीरियर और इन्फीरियर मेसेंटेरिक वेसल्स के लेवल पे होते हैं। ये जो है ना देखो स्मॉल इन्वेजिनेशन होती है म्यूकोस मेम्ब्रेन की कोलोन की एट द एंट्री पॉइंट ऑफ द आर्टरीज, ये जहाँ पे आर्टरीज एंटर हो, तो यहाँ से जो इन्वेजिनेशन होते हैं उन्हें कहते हैं डाइवर्टिकुलम, और अगर इनकी इन्फ्लेमेशन हो तो उसे कहते हैं डाइवर्टिकुलाइटिस हो गया है पेशेंट को। सीकम क्या है, 7.5 सेंटीमीटर ब्रॉड है और ये किन ऑर्गन्स में है जिनकी विड्थ ज़्यादा है और लेंथ कम है, जैसे प्रोस्टेट, पोन्स, पिट्यूटरी। ये देखें आप, ये वैसे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है और ना इनके रिलेशन इंपॉर्टेंट है। इलियोसिकल वाल्व देख लेते हैं, ये है इलियोसिकल वाल्व। ये देखो, ये जो है इसके 2 लिप्स होते हैं और ये साइडों पे दोनों क्या होते हैं, फ्रेनुलम। इसका लेफ़्ट लिप जो है वो थोड़ा लॉन्गर है और जो है छोटा है और हॉरिजॉन्टल है, और जो लोअर लिप है ना वो लॉन्गर है और कनकेव होता है, ठीक है। और ये इसका मैकेनिज़्म क्या है कि एक्टिव हमें पता है सिंपैथेटिक मैकेनिज़्म है, वो सारे वाल्व्स को बंद कर देता है और पैरासिम्पैथेटिक इन सारों को खोल देता है, ये प्रिवेंट करता है रिफ्लेक्स को और पैसेज ऑफ। और अगर इन्फ्लेमेशन ऑफ सीकम हो तो उसे कहते हैं सिकाइटिस या टाइफलाइटिस, और इंटेस्टाइनल टीबी और कार्सिनोमा की जगह है यहाँ पे, ये बात याद करने की। अमेबिक डिसेंट्री की भी जगह है यहाँ पे। दीज आर पॉइंट्स क्लिनिकली वेरी इंपॉर्टेंट। अपेंडिक्स क्या होती है, ये पोस्टीरियर मीडियल वॉल में होती है, एंटीरियरली नहीं, पोस्टीरियरली वर्म लाइक एक चीज़ होती है। इसकी लेंथ 2 से 20 सेंटीमीटर तक होती है, कोई भी हो सकती है, 9 मीटर जो है सेंटीमीटर ज़्यादातर होती है, बच्चों में ज़्यादा लंबी होती है और इसका जो डायमीटर है वो 5 मिलीमीटर होता है। अब ये जो सारी हैं इनमें से कोई एक पोजीशन होती है, इसको हम कुछ इस तरह से देखेंगे। ये देखो, जो 12 o'clock पोजीशन होती है उसे कहते हैं रेट्रोकोलिक, क्योंकि वो कोलोन से पीछे गई होती है, तो ये कॉमनेस्ट पोजीशन है। फिर जो 6 o'clock पोजीशन होती है उसे कहते हैं सबसीकल, ये सीकम के पीछे वाली पोजीशन है। यहाँ पे 3 पे होती है प्रोमोन्टेरिक और पैराइलियर और पोस्टीरियर, और पोस्टीरियर इज़ द मोस्ट डेंजरस पोजीशन ऑफ द ये अपेंडिक्स, जहाँ पे वो पोस्टीरियर हो तो उसमें ज़्यादा खतरा है। पेल्विक इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमन पोजीशन, दिस इज़ द 4 o'clock एंड 2 o'clock पोजीशन इज़ स्प्लेनिक और 11 o'clock पोजीशन इज़ पैराकोलिक। और यही चीज़ें यहाँ पे बनाई हुई हैं और साथ में इस सारे में यही बस लिखे हैं, अपवर्ड लेफ्ट है, वो बिहाइंड सीकम है, डिसेंड करती है पेल्विस में, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, नॉट इम्पोर्टेंट। जहाँ पे ये खुलती है ना वहाँ पे एक फोल्ड होता है, डिस्टिंक्ट सबमिलियनर फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, जिसे हम कहते हैं वाल्व ऑफ करलैक। और मैकबर्नी पॉइंट क्या है कि ये देखो, ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ये है अम्प्लाइकस। इसके पार्ट को 3 हिस्सों में डिवाइड किया, तो मीडियली 2/3, लेटरली 1/3। दिस पॉइंट इज़ मैकबर्नी पॉइंट। जब अपेंडिसाइटिस होगा तो यहाँ पे बर्निंग पॉइंट आता है और यहीं पे टेंडरनेस होती है, रीबोन टेंडरनेस। टेंडरनेस इज समथिंग लाइक मैंने ये चीज़ दबाई है तो मुझे दर्द हो, और रीबोन टेंडरनेस है कि मैंने उसे दबाया और उसे दर्द नहीं हो रही है, कुछ देर मैंने यूँ करने के बाद जब छोड़ा है ना तो तब पेशेंट को बड़ी दर्द होती है। ल्यूमेन इसका स्मॉल होता है और ये आराम से बंद हो जाता है, और ये हमें पता है कि इसी की वजह से अपेंडिसाइटिस होता है और उसकी वजह से अपेंडिसेक्टमी करनी पड़ती है। पेरिटोनियल रिलेशंस क्या है कि इसकी मीज़ो अपेंडिक्स इसको कवर करती है। क्या थी, इलियोकोलिक ने अपेंडिकुलर ब्रांच दी थी, इसकी भी T9 से T10 और पैरासिम्पैथेटिक वैगस नर्व है। लिम्फोसाइटिक ड्रेनेज भी इसकी इलियोकोलिक है, इसके अपेंडिसाइटिस करते हैं और ये के वगैरह वगैरह। मैकबर्नीस पॉइंट हमने कर लिया। कोलोन फाइनली हम एंड पे आके देखा तो हमने कोलोन में देखा कि जो ट्रांसवर्स कोलोन है इसके 2 डिफरेंस हैं। फर्स्टली ये जो पार्ट है डिसेंडिंग है, लेटरल 1/3 है असेंडिंग, इसको सप्लाई करती है मिडल कोलिक, इसको सप्लाई करती है लेफ्ट कोलिक। यहाँ पे वेगस पैरासिम्पैथेटिक है, यहाँ पेल्विक संप्लैंक्निक पैरासिम्पैथेटिक है। ये हमने बात की है ट्रांसवर्स कोलोन की, ठीक है, जो 50 सेंटीमीटर लंबी है। और इसके अलावा हमने हिपैटिक फ्लेक्सर और सप्लैनिक फ्लेक्सर क्या होते हैं, ये देखो। जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो एक्चुअली में 2 फ्लेक्सर्स देती है, जहाँ पे वो ये देख, ये है कोलोन, यूँ है ना, तो इसे कहते हैं हिपैटिक फ्लेक्सर, इसे कहते हैं सप्लैंक्निक फ्लेक्सर। तो राइट एंगल है जो है हिपैटिक फ्लेक्सर, ये क्या है, एक्यूट एंगल है।
ये देखो, ये L2 के लेवल पे है, ये T12 के लेवल पे है। ये एंटीरियरली होता है आगे की तरफ, ये पोस्टीरियरली होता है। ये लेफ़्ट राइट किडनी पे आता है, वो स्प्लीन के अब ऊपर आता है और इसमें कोई लिगामेंट नहीं है, इसमें फ्रेनिकोकॉलिक लिगामेंट है। और इसके अलावा ये सब आम सी बातें हैं। इलियोसोकल जंक्शन जो है कॉमनेस्ट साइट है टीबी की, और कैंसर ऑफ कोलोन जो है वो रेक्टोसिग्मोइड जंक्शन पे आता है। हेयर कंप्लीट्स द पोर्शन।